आपका आपकी अपनी फैमिली टाइम्स ऑफ नॉलेज चैनल में। और आज के लेक्चर में थर्ड लेक्चर है मेरा, जिसमें कि हम लोग लेंगे सेल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन। पुराने जो भी हमारे लेक्चर्स हुए हैं उसमें हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में वर्णन कर चुके हैं, और आप लोग इन लेक्चर्स को डिस्क्रिप्शन लिस्ट लिंक की जो प्लेलिस्ट है उसमें आप लोग लेक्चर्स को देख सकते हैं, पुराने लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हैं। उसमें फिजिक्स के भी लेक्चर्स हैं, बायो के भी लेक्चर्स हैं, और हम लोग लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हमने क्लासिफिकेशन के लेक्चर में मेन चीज़ें ली थी, क्योंकि वो चीज़ें आपको याद रखने की थी। बट सेल एंड स्ट्रक्चर्स, इसमें आपको कुछ समझना होगा, क्योंकि अगर आप समझेंगे तो याद रख पाएंगे, याद करने में आसानी होगी। और एक बार सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन समझ लेंगे तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, जितने भी इसके क्वेश्चंस बनते हैं, वो सभी आप बहुत इजीली याद रख पाएंगे। इसलिए फ्रेंड्स, आई विश कि आप लोग इस बात को समझेंगे कि सेल स्ट्रक्चर्स को अच्छे से समझ लें। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल, सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे कि व्हाट इज सेल। सेल क्या है, कोशिका क्या है, इसे हिंदी में कोशिका कहा जाता है। एंड सेल को जीवन की इकाई कहा जाता है, क्योंकि सेल से ही संपूर्ण जीवन है। कोशिका जीवन की इकाई कहलाती है, इट्स अ यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका को एक हम ईंट के समान समझ सकते हैं। बहुत से लोग जो यही एग्जांपल देते हैं कि जिस तरीके से एक पूरा मकान बनाया जाता है ईंटों को जोड़कर, ठीक उसी प्रकार से हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की, हर सजीव की जो पूरी बॉडी बनती है, जो पूरा शरीर का जो अंग बनता है, विभिन्न प्रकार के अंग तंत्र बनते हैं, वो सब इन्हीं कोशिका रूपी ब्रिक्स से या इन्हीं सेल की जो ब्रिक्स हैं उससे मिलकर बनते हैं। तो इट्स अ यूनिट ऑफ लाइफ, ये अपने आप में एक संपूर्ण जीवन है। तो सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कॉर्क की, जो बॉटल्स के आप कॉर्क देखते हैं, जो कैप होता है उसके ऊपर कॉर्क लगा होता है, उस कॉर्क में सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने सेल को ऑब्जर्व किया था 1665 में। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कॉर्क की जो सेल देखी, दैट वाज डेड सेल, ये मृत कोशिकाएं थी। उसके बाद में कुछ ही समय पश्चात ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिकाओं को देखा था। 1674 में इन्होंने लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया। रॉबर्ट हुक के बाद में ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले पॉन्ड वाटर में लिविंग सेल को देखा था। सेल, जिसे कि जीवन की इकाई कहा जाता है, अपने आप में संपूर्ण जीवन है सेल, क्योंकि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनका संपूर्ण शरीर केवल एक सेल से मिलकर ही बना होता है, एक कोशिका से मिलकर ही बना होता है। तो सेल के बारे में जब सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने देखा कॉर्क सेल में, जो कि डेड सेल्स थी, फिर ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल्स देखी पॉन्ड वाटर में। उस समय में माइक्रोस्कोप्स इतने ज़्यादा विकसित नहीं होते थे। धीरे धीरे जब माइक्रोस्कोप विकसित होते गए, उसके बाद में सेल के बारे में और स्टडी हुई और सेल थ्योरी दी गई। कोशिका सिद्धांत जिसे कहा जाता है, दो वैज्ञानिकों ने मिलकर, स्लीडन एंड स्वान, इन्होंने सबसे पहले सेल थ्योरी दी, कोशिका सिद्धांत दिया। कोशिका सिद्धांत के अनुसार इन्होंने बताया कि प्रत्येक जीव कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिकाएं अपने आप वृद्धि करती हैं, पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का जन्म होता है। ये सभी चीजें बताई गई स्लीडन एवं स्वान द्वारा कोशिका सिद्धांत में या सेल थ्योरी में। उसके पश्चात जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हुई तो सेल के बारे में और अच्छे से स्टडी की गई। आफ्टर इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज के बाद में कोशिका का बहुत डिटेल में अध्ययन किया गया। माइक्रोस्कोप में देखा गया कि कोशिका क्या है, कोशिकाओं में क्या क्या पाया जाता है, किस तरीके से कोशिका अपने आप में संपूर्ण जीवन को पूरे के पूरी तरीके से एक संपूर्ण जीवन का निर्वाह कर पाती है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1940 में खोजा गया। उसके बाद में कोशिका के बारे में संपूर्ण जानकारी और अधिक डिटेल में हमें प्राप्त हुई। एक वैज्ञानिक हुए हैं रुडोल्फ वर्च्यू। रुडोल्फ वर्च्यू, इन्होंने कहा कि पुरानी कोशिकाओं से ही नई कोशिकाएं बनती हैं। ये सारा डिस्क्रिप्टिव आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, क्योंकि सब कुछ लिखना
पॉसिबल नहीं होता है कम समय में। तो ये जितनी भी चीज़ें बताई जा रही हैं, ये आप लोग जो डिस्क्रिप्टिव में प्लेलिस्ट उपलब्ध है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि रुडोल्फ वल्सीव ने कहा था कि ओल्ड सेल से न्यू सेल्स बनती हैं, मतलब कि पुरानी कोशिकाओं से ही नई कोशिकाओं का जन्म होता है। ओके, इसके पश्चात सेल थ्योरी के बाद में हम लोग देखेंगे कि एक सेल में क्या क्या होता है। कोई भी कोशिका है वो मुख्य रूप से सेल में सबसे पहले जो मुख्य कंटेंट होते हैं, सेल किस चीज से मिलकर बनी होती है, तो सबसे पहले फर्स्टली इसमें आता है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बाद में आता है इसके अंदर न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। कोई भी कोशिका इन तीन कंटेंट से मिलकर बनी होती है, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, दो चीजें पाई जाती हैं। एक्चुअली जो सेल मेम्ब्रेन होती है, जो कोशिका झिल्ली होती है, ये जो कोशिका झिल्ली होती है, ये कोशिका अंगों को सराउंडिंग करके रखती है इस तरीके से। तो कोशिका के जो सारे अंग हैं जिस झिल्ली के द्वारा सराउंडिंग रहते हैं वो सेल मेम्ब्रेन कहलाती है, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रोटोप्लाज्म होता है। और आप अभी आगे पढ़ेंगे, जब हम टाइप्स ऑफ सेल पढ़ेंगे उसके अंदर देखेंगे कि प्लांट सेल में, पादप कोशिका में सेल वॉल भी पाई जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये सभी सेल्स में पाई जाती है। सेकेंडरी आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस वह कोशिका अंग है जिसके अंदर जो गुणसूत्र हैं वो पाए जाते हैं। मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो कैरेक्टर्स जाते हैं, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो भी गुण जाते हैं, जिन गुणसूत्रों के माध्यम से, वो न्यूक्लियस होता है। इसीलिए आप लोग देखते हैं कि अगर नीम का बीज बोएंगे तो नीम का ही पौधा लगेगा, कुत्ते के बच्चे कुत्ते के ही होते हैं। इसी तरीके से बैक्टीरिया से बैक्टीरिया बनता है, तो वायरस से वायरस बनता है। ये सब चीजें होती हैं इन गुणसूत्रों के कारण, और ये गुणसूत्र पाए जाते हैं इस न्यूक्लियस में। तो हर कोशिका में ये न्यूक्लियस पाया जाता है। उसके बाद में आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कोशिका के अंदर पाया जाने वाला, इसके अंदर पाया जाने वाला एक प्रकार का द्रव्य होता है जिसके अंदर सारे कोशिका अंग, सारे सेल ऑर्गन्स पाए जाते हैं। इन सारे सेल ऑर्गन्स को एक एक करके डिटेल्स में हम देखेंगे। तो साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, ये तीनों पार्ट होते हैं कोशिका के। ये है न्यूक्लियस एंड दिस वन इज साइटोप्लाज्म। अब हम देखेंगे कि पूरी कोशिका में क्या क्या पाया जाता है, कौन कौन से कोशिका अंग पाए जाते हैं। कोशिका मुख्य रूप से इन तीन चीजों से, इन तीन कंटेंट से मिलकर बनती है, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अब हम देखते हैं कोशिका की विस्तृत संरचना। मैं आपको यहाँ पर डायग्राम समझाती हूँ, साथ ही आपकी स्क्रीन पर डायग्राम शो हो रहा है, प्ले किया जा रहा है, आप उसे देखें और समझें कि कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम एक सामान्य कोशिका की बात करेंगे, उसके बाद जब हम टाइप्स ऑफ सेल पढ़ेंगे, कोशिका के प्रकार पढ़ेंगे, तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि किस कोशिका में क्या अंतर होता है। अभी एक सामान्य कोशिका, जनरली कोशिका में जो कोशिकांग पाए जाते हैं, हम अभी कॉमन लेकर चल रहे हैं। अभी हम प्लांट और एनिमल या प्रोकैरियोट्स या यूकैरियोट्स को डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे। आगे के लेक्चर में जब आपको हम टाइप्स ऑफ सेल बताएंगे, उसमें एक एक चीज क्लियर हो जाएगी कि व्हाट इज प्रोकैरियोट, व्हाट इज यूकैरियोट्स, प्लांट सेल क्या होती हैं, जंतु कोशिका, पादप कोशिका में क्या अंतर होता है, क्या क्या कोशिकांग में अलग अलग कोशिकांग पाए जाते हैं। अभी हम एक कॉमन सी बात करते हैं कि कॉमन सेल में क्या क्या होता है। तो अभी हमने देखा कि तीन कंटेंट से मिलकर सेल बनती है। तो तीन कंटेंट्स में सबसे पहले आता है सेल मेम्ब्रेन। ओके, सेल मेम्ब्रेन कोशिका को
आकार प्रदान करती है। जैसे हम देखते हैं किसी भी चीज को एक बाहरी अगर हम कोई एक सराउंडिंग बना देते, एक बाउंड्री बना देते, उससे उसका शेप बन जाता है कि कोशिका गोल होगी, चौकोर होगी, क्योंकि जितनी भी सेल्स हैं सब डिफरेंट डिफरेंट साइज एंड शेप एंड साइज की होती है। हर कोशिका का आकार अलग अलग होता है, हर कोशिका का शेप अलग अलग होता है। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन, ये इनको अलग अलग आकार प्रदान करते हैं। तो सब में सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। उसके बाद सेकेंडरी हमने देखा कि हर कोशिका के अंदर होता है न्यूक्लियस। अब ये जो न्यूक्लियस है, इसके अंदर एक और केंद्रीय भाग पाया जाता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। दिस इज न्यूक्लियस। चूंकि ये केंद्र में पाया जाता है इसलिए इसे हिंदी में कहा जाता है केंद्रक। और केंद्रक के अंदर एक और संरचना पाई जाती है जिसे कहा जाता है न्यूक्लियोलस, और इसके अंदर पाए जाते हैं गुणसूत्र। साथ ही इसमें एक द्रव्य पाया जाता है जिसे कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। आप सभी जानते हैं कि जो लिक्विड होता है वो ट्रांसफर का काम बहुत इजीली कर लेता है। कि कोई भी चीज अगर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करनी है तो लिक्विड इज द बेस्ट मीडियम। इसलिए आप देखेंगे कोशिका में भी लिक्विड पाया जाता है जिसे हम प्रोटोप्लाज्म या जीवद्रव्य कहते हैं, और न्यूक्लियस में पाया जाता है जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इससे इसके अंदर और बाहर के बीच में जो आदान प्रदान है वो आसानी से हो जाता है। तो ये जो न्यूक्लियस है इसके द्वारा पूरा सेल के ऊपर नियंत्रण किया जाता है। जिस तरीके से ह्यूमन में ब्रेन होता है, ब्रेन कंट्रोल करता है, पूरी बॉडी को निर्देश देता है क्या करना है क्या नहीं करना है, उसी तरीके से पूरी कोशिका के मध्य में जो न्यूक्लियस पाया जाता है वो पूरी कोशिका के ऊपर, पूरी सेल के ऊपर कंट्रोल करता है। इट्स कॉल्ड अ कंट्रोल यूनिट। और जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक तरीके से खिड़की दरवाजे का काम करती है। जैसे हम लोग देखते हैं किसी अंदर आना है, किसी अंदर नहीं आना है, तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये सेमी परमेबल होती है, अर्ध पारगम्य जिसे हिंदी में कहा जाता है, अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। अर्ध पारगम्य से मीनिंग्स होता है यहाँ पर, अर्ध पारगम्य का मतलब होता है कि सिलेक्टेड चीजें अंदर जा सकती है, सिलेक्टेड चीजें बाहर आ सकती है। ये नहीं कि कोशिका के अंदर कुछ भी अंदर चला गया, कुछ भी बाहर चला गया। तो ये सिलेक्टिव परमेबल होती है जो सेल मेम्ब्रेन होती है। इसके बाद में जो नेक्स्ट वन आता है, इसी से न्यूक्लियस से निकली हुई कुछ पतली पतली संरचनाएं होती हैं। इट्स कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हिंदी में भी नहीं, अगर आप बेस्ट होगा कि यही नाम याद रखें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि ये टेक्निकल टर्म है इसलिए कुछ फ्रेंड्स के द्वारा कहा गया कि हिंदी में बताओ, हिंदी में पढ़ाएं। बट बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप हिंदी के टर्म्स पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएंगे। हिंदी के वर्ड्स याद करना ज़्यादा मुश्किल होता है। ऐसे ऐसे शब्द होते हैं जो शायद आपने कभी सुने ना हो, इसलिए ये टेक्निकल टर्म, इसलिए इसे इंग्लिश ना समझे बल्कि आप इनको एज इट इज ऐसे ही लर्न कर लें। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस से निकली हुई संरचना होती है और इनका काम होता है प्रोटीन संश्लेषण करना, मतलब प्रोटीन को बनाना। इसी के साथ में प्रोटीन संश्लेषण का काम एक और मेन कोशिकांग करते हैं जिन्हें हम कहते हैं राइबोसोम, जो इसके ऊपर भी लगे होते हैं और फ्रीली भी होते हैं। दैट्स कॉल्ड राइबोसोम। राइबोसोम मेनली प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। प्रोटीन की हमारे शरीर में बहुत जरूरत होती है क्योंकि प्रोटीन से सेल बनती हैं, सेल रिपेयर होती हैं। तो सारा जो हमारी जितनी भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके सारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है, जो रिपेयरिंग का काम है, कोशिकाओं का बनने का काम है, कोशिकाओं को टूट फूट को जोड़ने का काम है, वो सब प्रोटीन के द्वारा होता है। और प्रोटीन संश्लेषण हमारी बॉडी में, हमारी कहें एवरी ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, मल्टीसेलुलर हो, सभी में प्रोटीन बहुत जरूरी होता है। और प्रोटीन कंटिन्यू सेल बनाती है राइबोसोम के द्वारा और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट कोशिका अंग आता है, बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गन्स आता है जिसे कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी स्टोर की जाती है। जैसे आप लोग देखते हैं कि आप व्रत के दिन भी खाना नहीं खाते हैं तो आपको भूख नहीं लगती है, क्योंकि हमारे में एनर्जी स्टोर रहती है। ऐसे हर ऑर्गेनिज्म में हमेशा वो खाना नहीं खाते रहते, लेकिन जो बायोकेमिकल प्रोसेस है, जैसे श्वसन है, रेस्पिरेशन की क्रिया है, एक्सक्रीशन की, उत्सर्जन की क्रिया, ये कंटिन्यू हमारी बॉडी में चलती रहती है, हर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कंटिन्यू चलती रहती है। बट एवरी टाइम खाना नहीं खाया जाता है, तो स्टोर रहता है, एनर्जी स्टोर रहती है माइटोकॉन्ड्रिया में, इसलिए इसे कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल। ये आप याद रखिए, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं या कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है। तो ये पावर हाउस होता है माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद में नेक्स्ट ऑर्गन्स आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम।
लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, सुसाइडल बैग। ये क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसलिए आप याद रखें कि लाइसोसोम को सुसाइडल बैग या आत्महत्या की थैली कहा जाता है, क्योंकि ये कभी कभी एनर्जी गेन करने के लिए खुद की सेल को डाइजेस्ट कर लेती हैं, अपनी ही सेल को पूरी तरीके से डिसॉल्व कर लेती हैं, डाइजेस्ट कर लेती हैं। जिस तरीके के सुसाइड करके अपने आप को खत्म किया जाता है, उसी तरीके से ये सेल एनर्जी के लिए अपने आप को खत्म कर लेती है, इसलिए इसे सुसाइडल बैग या आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, इसे एटम बम भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो आप याद रखें कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। इसके अलावा कोशिका में बहुत सारी वैक्यूल्स पाई जाती हैं, ये खाली थैली होती हैं, वैक्यूल्स जिनमें कि एयर्स रहती हैं, इन्हें हिंदी में कहा जाता है रिक्तिकाएं। इनमें कुछ भी नहीं होता है, इनके द्वारा केवल कुछ चीज़ें जो हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, वो सिक्रेट किए जाते हैं, स्रावित किए जाते हैं। इसी के साथ साथ इनके ऊपर बहुत सारी चपटी चपटी प्लेट्स पाई जाती है। एक और इम्पोर्टेंट कोशिका अंग होता है, ये कहलाते हैं गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी का काम होता है रिपेयर ऑफ सेल, कोशिका की मरम्मत करना। तो गोल्गी बॉडी रिपेयर ऑफ सेल का काम करते हैं, कोशिका की मरम्मत का काम करते हैं। सेल मेम्ब्रेन इसमें खिड़की दरवाजे काम करती है, न्यूक्लियस नियंत्रण का काम करता है। न्यूक्लियोलस में सारे के सारे जो जेनेटिक्स हैं, जो जीन्स हैं, वो पाए जाते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म इसमें ट्रांसफर का काम करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन संश्लेषण, राइबोसोम भी प्रोटीन संश्लेषण, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के पावर हाउस कहलाते हैं। सेल के पावर हाउस होते हैं, वैक्यूल्स होती है जो एंजाइम स्रवण करती है, लाइसोसोम्स होते हैं। इसके अलावा इनके अंदर पूरा जो सेल होती है उसके अंदर लिक्विड भरा हुआ रहता है, जिसे कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। हिंदी में इसे कहते हैं जीव द्रव्य। जीव द्रव्य मतलब जीवन का द्रव्य, यही वह द्रव्य है जिसके कारण की लाइफ है, प्रोटोप्लाज्म। हिंदी में याद रखिए इसे कहते हैं जीव द्रव्य। जो साइटोप्लाज्म है वो न्यूक्लियोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म दोनों को मिलाकर कहा जाता है, बट प्रोटोप्लाज्म केवल जो न्यूक्लियस के बाहर जो द्रव्य पाया जाता है उसे कहा जाता है। इसके अलावा कुछ सेल्स में प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। प्लास्टिड्स टू टाइप्स के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट जो कि पौधों में पाया जाता है, जिनके कारण पौधे हरे दिखते हैं। सेकंड वन होता है क्रोमोप्लास्ट, जिनके कारण पौधों में बहुत सारा अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के कलर दिखते हैं। तो ये प्लास्टिड एनिमल सेल में नहीं होता है, केवल प्लांट सेल में होते हैं। और बाकी जितनी भी चीजें हैं, और प्लांट सेल में एक चीज और होती है, सेल वॉल भी पाई जाती है सेल मेम्ब्रेन के पास। अभी आपको हमने कहा कि ये चीज हम लोग डिटेल में बताएंगे जब टाइप्स ऑफ सेल पढ़ेंगे, तो उस समय और क्लियर हो जाएगा एक एक ऑर्गन्स के क्या क्या फंक्शन है, वो चीज भी और क्लियर हो जाएगी और डिफ्रेंशिएट हो जाएगा एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में। अभी आप इतना याद रखें कि एक कॉमन एक जो सेल होती है उसमें सेल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म में डिफरेंट सेल ऑर्गन्स होते हैं, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोटोप्लाज्म, वैक्यूल्स, लाइसोसोम एंड प्लास्टिड। तो ये सारी चीजें होती हैं एक सेल में। एक सेल ये वाला डायग्राम आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे भी प्ले हो रहा है, बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं। आपको इतना समझ में आया होगा कि सेल में क्या क्या ऑर्गन्स होता है। और ज़्यादा डिटेल हम जब टाइप्स ऑफ सेल पढ़ेंगे, प्लांट सेल और एनिमल में, तो एक एक जो सेल ऑर्गन्स हैं उनके सारे फंक्शंस हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अभी जनरल जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें मेन चीज़ आप सुसाइडल बैग, लाइसोसोम का याद रखें, माइटोकॉन्ड्रिया का याद रखें, और राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं वो याद रखें। इन बेसिस पे ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब ये जो सेल है, इस सेल से अभी हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि सेल इज अ यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की इकाई कहा जाता है। एक ईंट है ये हमारे मकान की, किसी भी जीव के शरीर की। तो सेल से, जब एक सेल से मिलकर कोई जीव बनता है तो उसे कहा जाता है यूनिसेल्यूलर। हिंदी में इसे कहते हैं एक कोशिकीय। और जब एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर जब जीव की संरचना होती है तो दैट्स कॉल्ड मल्टी सेल्यूलर, बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय जीव में
जीव का संपूर्ण शरीर, इसमें कोई अलग से किसी भी प्रकार की क्रिया के लिए कोई अंग नहीं होते, कोई श्वसन अंग नहीं होता, कोई उत्सर्जन अंग नहीं होता, केवल संपूर्ण शरीर केवल एक कोशिका होती है। कोशिका के 3 कंटेंट्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, उसके द्वारा संपूर्ण जीवन सर्वाइव किया जाता है। एक कोशिकीय जीव में आप सभी ने नाम सुना होगा अमीबा का। ये इतने छोटे होते, इतने माइक्रोब्स होते हैं कि हमारी नेक्ड आइज से इन्हें हम नहीं देख सकते हैं। सबसे छोटा जो एक कोशिकीय जीव होता है वो होता है एसिटिबुलेरिया, और एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बहुकोशिकीय जीव बनते हैं। देखते हैं हम अपने चारों तरफ जितने भी जीव हैं ये सभी बहुकोशिकीय जीव है। तो एक कोशिकीय जीव में संपूर्ण जो जीवन होता है, लाइक अमीबा, इसके अंदर केवल एक न्यूक्लियस होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है, और ये पूरा का पूरा जीवन सर्वाइव कर लेती है, ओनली 1 सेल। तो एक कोशिकीय जीव से लेकर तो मल्टी सेल्यूलर जीव तक होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि सेल अपने आप में ही जीवन है, क्योंकि एक ही सेल से पूरा जीवन सर्वाइव। यहाँ पर हम लोग वायरस को इसमें इंक्लूडेड नहीं करते हैं, क्योंकि वायरस को लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की लिंक माना जाता है। वायरस में सेल नहीं होती, ये चीज आप याद रखें। अगर प्रश्न आता है, अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वायरस इज नॉट अ यूनिसेल्युलर। वायरस को इन यूनिसेल्युलर मल्टी सेल्युलर से अलग रखा गया है, एक अलग ही ब्रांच में रखा गया है, क्योंकि इसमें लिविंग कैरेक्टर्स भी होते हैं, नॉन लिविंग कैरेक्टर्स भी होते हैं। वायरस में कोई सेल नहीं पाई जाती है, बट लिविंग कैरेक्टर के लिए इसके अंदर आरएनए, डीएनए पाया जाता है, न्यूक्लियर एसिड पाया जाता है। दैट्स वाई वायरस को लिविंग मानते हैं। ये अपने आप में मल्टीप्लाई करता है, ग्रोथ होती है, इसलिए वायरस को लिविंग मानते हैं। बाकी सारे कैरेक्टर्स में नॉन लिविंग के, इसलिए वायरस में सेल नहीं होता। बाकी एक सेल में भी जीवन होता है, यह बात मानी जाती है। सेल अपने आप में न्यू सेल बना लेती है। अगर हम लोग बात करें सेल की, कुछ क्वेश्चन जो सेल से रिलेटेड पूछे जाते हैं, जैसे कि सबसे बड़ी सेल कौन सी है, सबसे छोटी सेल कौन सी है, तो ह्यूमन में अगर हम देखें, इन ह्यूमन, मानव में यदि हम देखें, तो जो सबसे बड़ी सेल होती है वो होती है ओवम की, लार्जेस्ट सेल। मानव के अंदर सबसे बड़ी जो कोशिका पाई जाती है वो ओवम की पाई जाती है, और जो सबसे छोटी पाई जाती है, इट्स अ लार्जेस्ट, सबसे छोटी होती है सेरिवेलम ग्रेन्यूल। ये होती है स्मॉलेस्ट सेल। ओके, तो ह्यूमन में अगर हम देखें तो सबसे बड़ी कोशिका है, सबसे लार्जेस्ट सेल होती है ओवम, सबसे छोटी कोशिका होती है सेरिवेलम ग्रेन्यूल्स, और सबसे लंबी होती है नर्व सेल के जो न्यूरॉन होते हैं। तंत्रिका कोशिका के अंदर जो न्यूरॉन्स पाई जाती हैं, ये सबसे लॉन्गेस्ट होती है। इन पर प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हमने आपको अलग से बता दिए। ये कुछ कीवर्ड्स हैं कोशिका से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे जो बड़ी कोशिका है वो ओवम की है मानव में, सबसे छोटी जो है वो सेरिवेलम ग्रेन्यूल्स है, और सबसे लंबी है वो न्यूरॉन है जो कि तंत्रिका कोशिका की होती है। इसी प्रकार से ऑल लिविंग किंगडम में जो सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है वो होता है एस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा। ऑस्ट्रिच एग, ये सबसे बड़ी कोशिका होती है ऑल किंगडम में। मतलब सबसे बड़ी कोशिका जो है वो है शुतुरमुर्ग का अंडा, जो कि सबसे बड़ी कोशिका में माना जाता है। उसके बाद में ये हुआ कोशिका से रिलेटेड आपकी सारी क्यूरीज हो गई हैं। इसके बाद हम अगले जो लेक्चर है उसमें देखेंगे टाइप्स ऑफ सेल्स, यूकैरियोट सेल्स, प्रोकैरियोट सेल्स, प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स, और सेल्स की जो स्ट्रक्चर्स हैं, एवरी सेल ऑर्गन्स के फंक्शंस, सेल डिवीजन। ये आपके अगले लेक्चर्स में मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी, डिटेल्स बताऊंगी। और यहाँ पर आप लोगों ने सेल स्ट्रक्चर समझा, सेल थ्योरी समझी, टाइप्स ऑफ सेल्स के जो ऑर्गन्स हैं, सेल्स के जो कंटेंट्स हैं, लॉन्गेस्ट सेल्स कौन सी है ह्यूमन में, बिगेस्ट सेल कौन सी है, स्मॉल सेल कौन सी है, और सबसे बड़ी जो ऑस्ट्रिच का एग है वो सबसे बड़ी सेल है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि सबसे छोटी सेल शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है, और सबसे जो छोटी सेल होती है वो होती है माइकोप्लाज्मा। इन ऑल लिविंग किंगडम माइकोप्लाज्मा इज स्मॉलेस्ट सेल,
सबसे छोटी सेल, और शुतुरमुर्ग का अंडा इज द लार्जेस्ट सेल। ओके, तो ये कुछ कीवर्ड्स हो गए हैं जो आपको याद रखना है। सबसे छोटा एक कोशिकीय एसिटिबुलेरिया होता है, और बहुकोशिकीय जीव तो बहुत सारे हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में वो सभी बहुकोशिकीय जीव पाए जाते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए आज का लेक्चर मैं अपना यहीं पर एंड करती हूँ, और आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उसकी डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर्स हैं, आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, क्लासिफिकेशंस को समझ सकते हैं, सेल्स को समझ सकते हैं, और आगे चल के हम सारे कंटेंट्स लेंगे सिलेबस के एक एक करके, और जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनके कीवर्ड्स भी लेकर चलेंगे। समझाना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि समझाने से, एक टॉपिक समझने से बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, आप इनको साथ साथ समझते चलें, डायग्राम आप देखें, और जो डिस्क्रिप्शन की प्लेलिस्ट है उसे देखें। अपने सारे जो भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में आके आप अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, या लाइव चैट के थ्रू आप पूछ सकते हैं। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सेल्स का। अभी मैं अपने जो लेक्चर है उसको यहीं एंड करती हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।